जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई जिंदाबाद। इससे भी लोग के बाद उवैसी साहब उठाते हैं, अच्छी बात है, पर जो सफर कर रहा है उसके साथ खड़े हो ना। इलेक्शन के टाइम क्यों खड़े होते हैं आप ही देखें है कि हम देर से आए, लेकिन आए तो सही, कम से कम कौम की आवाज़ तो उठा रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है सर, उसको छोड़िए, MIM को छोड़िए, जबान से जब्त हो जाएंगी, जबान से जब्त हो जाएंगी। लेकिन अमानतुल्लाह भी तो कौम की आवाज़ उठा रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली दंगों में सबसे पहले LG का घेराव किसने करा? अमानतुल्लाह ने करा। दिल्ली दंगों में जिन लोगों के मकान उजड़ गए थे, उन लोगों को फंड किसने दिया? अमानतुल्लाह ने दिया। और खड़े में आपसे दोबारा आएंगे खतीब साहब, कुछ बोलना चाहेंगे जो आम जनता है यहाँ पर? सर मैं बोलना चाहूँगा। हाँ सर, ये जो इन्हें पार्टी को लाया जा रहा है, ये बीजेपी ये जो ये और कांग्रेस की पार्टी है और भी जितनी पार्टी है, जो भी ला रहे हैं सब बीजेपी की ही ताकत है। उन्हें पता है आम आदमी को हराओ और दिल्ली में अपनी सरकार बनाओ। यही तरीके जो है, एक महिला है, उस महिला को खुलेआम गाली दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सनातन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ये अपने सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, फैसला आवाम को लेना पड़ेगा, क्योंकि फैसला ये अगर हमने एक सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो ये तानाशाह के हाथ में चला जाएगा। और तानाशाही इस चरम सीमा पे है कि लोग को दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है ना। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे थे आप, कौम मिल्लत की बात करते हैं ना वो आप। बीजेपी जो वादे करती है उनके कितने पूरे हुए आप देख सकते हैं। केजरीवाल ने बिजली का वादा किया था, आज तक चल रहा है वो। 10 साल उन्होंने पूरा किया। पानी का वादा किया था, पूरा किया। बसेस का, लेडीज़ का था, वो भी चल रहा है। जो वादे किए आप मोस्टली आप देखोगे पूरे, कुछ है जो नहीं पूरे हुए होंगे क्योंकि वक्त लगता है उसमें। लेकिन हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जाकिर नगर। ये रोड आप देख रहे हैं, ये ओखला की सड़क मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होती है क्योंकि चुनाव का समय है। हम यहाँ पर आए हैं राजनीतिक मुद्दा लेकर, क्योंकि दिल्ली में बिगुल बज चुका है कि इलेक्शन 5 तारीख को है, 5 फरवरी को है। इसी के बिहाफ पर हम आए यहाँ पर ओखला के लोगों से जानने के लिए कि जो विधायक 10 साल से है अमानतुल्लाह खान, उनके बारे में क्या सोचती है पब्लिक, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं अमानतुल्लाह खान के, लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या काम कराया है अमानतुल्लाह खान ने इन 10 सालों में, क्या इस बेस पर वो वोट हासिल कर पाएंगे, और MIM के बारे में उनका क्या ख्याल है, कांग्रेस कहाँ पर है इस इलेक्शन में, और बीजेपी को किस तरह से देखते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं हमारे साथ, ये आम आदमी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ अमानतुल्लाह खान क्या खतरे में है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ख़तरे में नहीं है अमानतुल्लाह साहब। सीट बिल्कुल क्लियर निकल रही है, कोई डाउट नहीं है ज़रा सा भी, कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, कोई किसी तरह की फाइट नहीं है। मुझे ये बताइए, कांग्रेस कितने वोट ले जाएगी? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर ये तो वक्त बताएगा ना। नहीं, कितने आपके अंदाजन कितने वोट ले जाएगी कांग्रेस? ये तो आप नेता हैं, आप लोग जानते हैं। और कितने अंदाजे आप बताइए? आपके अंदाजे से MIM कितने वोट ले जाएगी? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारी विधानसभा है ना, वो तकरीबन 3,70,000 वोट है इस बार। पहले 335 था, अब थोड़ा बढ़ गया है, 3,70,75 के करीब है। वोट पोल पिछली बार तकरीबन जो है 59% हुआ था। इस बार भी अगर इतना वोट पोल होता है तो तकरीबन 2,15,000 वोट पोल होगा। अब 2,15,000 वोट में से आप मुझे ये बताइए बीजेपी कितने % वोट ले जाएगी? बताइए आप मुझे। 2.5 वार्ड में बीजेपी लड़ रही है, और हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह साहब, वो 5 वार्ड में लड़ रहे हैं। अच्छा जी, वार्ड 189, वार्ड 188, 187, 185, 186, 5 वार्ड से हमारा वोट है। कांग्रेस है, बाकी कांग्रेस क्या कर रही है फिर? कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है। क्यों? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टिकट मांग रहे थे कम से कम 20 लोग। कल जो है अरीबा खान यहाँ से निकली दुकानदारों से बातचीत करती हुई, एक भी उनके साथ वो आदमी नहीं था जो टिकट मांग रहा था, उनका अपना ग्रुप था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, उनके जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, वो सारे इधर उधर जो है सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। जी, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरा जो अपना कैलकुलेशन है ना, बड़ा नाकिस कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी पिछली बार 58,500 पे रुक गई थी। बीजेपी को अगर मैक्सिमम वोट देते हैं हम, जबकि इतना मिलेगा नहीं इस बार, तो 60,000 वोट मान लीजिए आप बीजेपी के, और कांग्रेस को अगर वोट देते हैं हम तो 60,000 तक नहीं पहुँच पा रही, वो 50 पे भी नहीं पहुँच पा रही, 40 पे नहीं पहुँच पा रही। मैं समझ रहा हूँ अगर 20-25 हज़ार वोट ले गई ना कांग्रेस, तो बहुत बड़ी पार्टी कहूँगा मैं कांग्रेस को। और MIM की अगर बात करते हैं आप, तो MIM जो है ना, वो शिपा भाई से हमारी भी सिंपैथी है।
लेकिन MIM सिर्फ पोलराइज करने की सियासत कर रही है, नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है। आप 70 की 70 विधानसभा पे लड़ो, हम ओवैसी साहब से ये कहते हैं, आप अपना मैनिफेस्टो निकालो। आम आदमी पार्टी जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी महिलाओं को सफर मुफ्त करा रही है, आम आदमी पार्टी ने स्कूल अच्छे कर दिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन अच्छे कर दिए। भाई आप अपना मैनिफेस्टो निकालो कि हम जो है 350 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आओ ना मैदान में। 2500 रुपए देने की 2100 रुपए आम आदमी पार्टी दे रही है, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, MIM की बात कर रहा हूँ। भी तो दे रही है भाई उनकी बातों का तो कोई ज़रा सा भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है। उसकी वजह यह है 3 राज्यों में उनकी सरकार है, हिमाचल में देख लो, कर्नाटका में देख लो, तेलंगाना में देख लो। आपने वहाँ पर क्या अचीवमेंट किया पब्लिक के लिए, क्या मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ पर क्या दे रहे हैं पब्लिक को? कल को आपके यहाँ पर बीजेपी की भी रैली निकली, क्या फ्री दे रहे हैं आप बताइए मुझे? बीजेपी की रैली निकलेगी फिर क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, रैली तो हर कोई निकालेगा, लोकतंत्र है भैया, इलेक्शन में ऐसे ही होता है, कोई आज़ाद है वो भी अपनी रैली निकालेगा। बात जो है यहाँ पर सीट निकालने की हो रही है। आपने जो सवाल किया वो ये किया कि यहाँ पर क्या समीकरण है, तो समीकरण में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम 80,000 वोट पे, 75-80,000 मिनिमम बता रहा हूँ, इतने वोट्स पे ये सीट ओखला विधानसभा जो भी कैंडिडेट होगा वो कम से कम 80,000 वोट पे जीतेगा। 80,000 वोट लेने की स्थिति में ना तो MIM है, ना कांग्रेस पार्टी है और ना बीजेपी है। सिर्फ 80,000 वोट अगर कोई पार्टी ले सकती है तो वो आप और आम आदमी पार्टी है और अमानतुल्लाह साहब हैं। सर क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी से जो नाराजगी थी लोगों की वो खत्म हो गई है? यार नाराजगी क्या, मैं बताऊं, देखो ये जो है ना, ये विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर एक तो ऑथराइज्ड एरिया है और एक अनऑथराइज्ड एरिया है। ऑथराइज्ड एरिया जो है उसमें रोड किसके अंडर में आते हैं, किसके अधीन आते हैं? MCD के अधीन आते हैं, चाहे वो वार्ड 189 जाकिर नगर हो, वार्ड 188 वो हो शाहीन बाग, या अदर वार्ड्स हों। अब यहाँ पर क्या है, जिस रोड पे आप खड़े हुए हो ना, ये MCD के अधीन आता है। ये रोड बनवाया किसने? विधायक अमानतुल्लाह ने, ठीक है, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये 2 नंबर से लेकर 37 नंबर तक गलियाँ, ये सारी किसके अंडर आती हैं? ये MCD के अंदर अधीन आती हैं। बनवा कौन रहा है? विधायक बनवा रहा है। अब इसका एक नक्शा पास होता है, ठीक है भाई, अनऑथराइज्ड एरिया जो भी है, अनऑथराइज्ड एरिया का भी नक्शा पास होता है। अब नक्शा जो है जो पास हमने करा है उससे भी 500 मीटर आगे जो है हमारे रोड्स बन गए हैं, उससे 500 मीटर आगे भी सीवर पड़ चुके हैं। अब ये बताइए, जो फंड सैंक्शन होता है अनऑथराइज्ड एरिया के लिए, विधायक करवा रहा है ऑथराइज्ड एरिया में भी काम, तो डिले हुआ है काम वो भी रोड्स का, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है। सर डिले क्यों हुआ, वही पूछते हैं। डिले भी सिर्फ इस वजह से हुआ है, मैंने आपको एक बात बताई है कि अनऑथराइज्ड एरिया का जो फंड है वो ऑथराइज्ड एरिया के काम में लग रहा है। अब जैसे ये मेन रोड है, अगर मेन रोड ये हमारे काउंसलर शुएब दानिश साहब बनवा देते, ये अंदर की जितनी गलियां हैं ये MCD के अधीन आती हैं, काउंसलर साहिबा हमारी बनवा देती, तो हमारा जो फंड था वो अनऑथराइज्ड एरिया में लगता, तो हमारा जितना पीछे का एरिया है उसका काम जल्द से जल्द हो जाता। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है, अगर शिफाउर रहमान की आप बात कर रहे हो, MIM पे आता हूँ मैं, शिफा भाई से हमारी सिंपैथी है, ठीक है ना, वो और उन तमाम बच्चों से, उन तमाम लोगों से हमारी सिंपैथी है जिनको टारगेट बनाया गया है UAPA में, NRC प्रोटेस्ट में जिनको टारगेट बनाया है, जिनको जेलों में डाल दिया, उन तमाम बच्चों से हमारी सिंपैथी है, चाहे उसमें मीरान हैदर हो, चाहे उसमें सफूरा जरगर हो, चाहे उसमें खालिद सैफी हो, चाहे उसमें ताहिर हुसैन क्यों ना हो, लेकिन अमानतुल्लाह भी तो कौम की आवाज़ उठा रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली दंगों में सबसे पहले LG का घेराव किसने करा? अमानतुल्लाह ने करा। दिल्ली दंगों में जिन लोगों के मकान उजड़ गए थे उन लोगों को फंड किसने दिया? अमानतुल्लाह ने दिया, ठीक है। वक्फ बोर्ड के पहले वक्फ बोर्ड की स्थिति देखिए आप, अब इमामों की जो सैलरी है वो किसने फिक्स की? अमानतुल्लाह ने फिक्स की, तो कौम की आवाज़ तो उठाई ना उसने। मेरा कहने का मतलब ये 38 केस उस पर लग गए, उसको BC बना दिया, 43 हो गए। चलो भाई, मैं तो 38 जो है मुझे मालूम थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है ना, इससे पहले कहाँ थे? अमानतुल्लाह के अगेंस्ट में क्यों कैंडिडेट शिफाउर रहमान को खड़ा करा? भाई आप एक बात बताओ, आप कौम की क़यादत का दावा करते हो, अमानतुल्लाह है, अमानतुल्लाह भी तो लोगों की आवाज़ उठा रहा है। इसके अलावा आप मुझे बता दिए कौन से मुस्लिम में थे, आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ अलग? और दूसरी बात, आप बैरिस्टर हो, आप बैरिस्टर हो तो आप आके केस लड़ो ना। अब शिफाउर रहमान है, अब शिफाउर रहमान का केस आपने लड़ा नहीं,
आपको केस के स्टेटस का नहीं पता, आप 5 साल चलाया, वो अब इलेक्शन के मौके पे आप आ गए। दूसरी बात, आपने दो विधानसभा पे, मतलब मुस्तफाबाद और ओखला, सिर्फ 2 विधानसभा पे आपने टिकट दिए। आप जो है बात करते हो क्या, आप बात करते हो हिस्सेदारी की। हम आपसे कहते हैं कि आप 70 विधानसभा में क्यों नहीं लड़ रहे, कहने लगे हमें हिस्सेदारी चाहिए। भाई चलो, आपके 2 विधायक जीत गए, मैंने माना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपके 2 विधायक जीत गए। दूसरी बात, आप तमाम पार्टियों को कहते हो ये फिरकापरस्त ताकतें हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई सी भी पार्टी हो अदरवाइज। तो सरकार तो आम आदमी की बन रही है। आपके 2 विधायक अगर जीत भी गए तो आप कोलैबोरेशन तो जो है ना फिरकापरस्त ताकतों के साथ करोगे। आप अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी करते हो? तो लोगों को ये गुमराह करते हैं। जी, मेरा कहना ये है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बात करी है MIM की, जी। असदुद्दीन ने गलत कर दिया क्या शिफा और रहमान के साथ भला करके? देखिए ऐसा है, MIM को जो वजूद रहा है शुरू से लेकर इतिहास उठा के देखें आप, MIM सिर्फ वोट पोलराइज करने का काम करती है। अगर मैं शफा और रहमान की बात करूं, हमदर्दी है, कौम की हमदर्दी है, पर आप ये देखें 5 साल वो जेल में थे, MIM तब कहाँ थी? सोचने वाली बात है। अब वोट पोलराइज करने के अंदर ओखले में आ गई, ऐसे ही मुस्तफाबाद चली गई, ऐसे ही दिल्ली में अलग अलग पार्ट्स में MIM ने अपने कैंडिडेट उतार दिए वोट पोलराइज करने के लिए। 2 कैंडिडेट उतारे हैं, 2 उतारे हैं ना, सिर्फ वोट पोलराइज करने का गेम कर दिए। उत्तर प्रदेश में भी ये हाल करा इन्होंने, महाराष्ट्र में भी ये हाल करा। कौम की आवाज़ तो वैसी भी उठाते, कौम की आवाज़ ओवैसी साहब उठाते हैं, अच्छी बात है, पर जो सफ़र कर रहा है उसके साथ खड़े हो ना। इलेक्शन के टाइम क्यों खड़े होते हैं आप? अभी देखें है कि हम देर से आए, लेकिन आए तो सही, कम से कम कौम की आवाज़ तो उठा रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है सर, उसको छोड़िए, MIM को छोड़िए, जबान से जब्त हो जाएंगी, जबान से जब्त हो जाएंगी। यहाँ से ओखला अमानतुल्लाह साहब जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही है। अच्छा, जी बिल्कुल। क्यों, कितने वोट मिले हैं अमानतुल्लाह? अमानत भाई 180 तक मिल जाएगा अमानत भाई को। 180 तक मिल डेवलपमेंट में अमानत भाई ने डेवलपमेंट करा है, आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट करा है। आप ये देखें, और पार्टियां किस वजूद पे वोट मांग रही हैं, आप बताइए। तो ये कौन कह रहा है कि अमानतुल्लाह ने काम ही नहीं किया 10 साल तक, और बिल्कुल ये मतलब रोड टूटे पड़े हैं? ये तो विपक्ष का रोना है कि काम नहीं करा। काउंसिलर साहब का एरिया है, जो काउंसिलर साहब के अंडर में काम आते हैं, चाहे आपका शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, चाहे यहाँ का हो, काउंसिलर साहब का काम अमानत साहब ने करा, आज तक कर रहे हैं। आप ये देखें, डेवलपमेंट का आप करें, डेवलपमेंट पे बात सर ये करते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जैसे NRC का मुद्दा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि NRC में अमानत साहब ने बोले, अमानत साहब ने 500 स्टूडेंट को जामिया से निकाले, लाठी चार्ज हुआ, अपोलो गए, मेडिकल कराया, सबको घर छोड़ कर आए, और हाउस में भी अमानत साहब ने आवाज़ उठाई। आप वीडियो देख सकते हैं अमानत साहब की। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो आम आदमी पार्टी की सरकार ज़रूरी है दिल्ली में। उसकी वजह यह है कि आप पोलराइज कर दोगे, आप कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही है, वोट ख़राब करने वाली बात है। अगर खुदा न खास्ता बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी आपने संभल का सानिया देखा है, किस तरीके से उन्होंने नकली सर्वे की बुनियाद पर मजलूमों को मार दिया, हज़ारों लोगों पे FIR कर दी, अजमेर शरीफ दरगाह में वो कराने की कोशिश करी। बीजेपी की सरकार है ना राजस्थान के अंदर, ये तमाम जगह पर इनका एजेंडा हिंदू मुसलमान है। ये मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, खुलेआम टारगेट कर रहे हैं। यूपी के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो रोड के ऊपर, वहाँ पर आपकी FIR हो जाएगी। जी बात करेंगे, एक मिनट सर, अभी वीडियो आपकी देखेंगे हम। देव भाई कह रहे हैं कि मतलब आप लोग बीजेपी से डरा रहे हैं क्या? बीजेपी से डरा रहे हैं आप? ये तो मतलब अजीब सवाल है, बीजेपी से हम क्यों डराएंगे? कह रहे हैं बीजेपी अगर तुम्हारी वोट डाइवर्ट हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीतने का सवाल नहीं है, यहाँ से बीजेपी जीतने का सवाल ही नहीं है। अमानत भाई आ रहे हैं और कुल मतलब पावर के साथ आ रहे हैं, डबल मैंडेट के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पार्टी एक दावा करती है कि हमारी पार्टी आ रही है, आप ओवैसी जी से पूछेंगे वो कहेंगे यहाँ पर शिफा साहब जीत रहे हैं, आप कांग्रेस से पूछ लीजिए वो भी कहेंगे कि अभी अरीबा जीत रही है। तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जीत रही है? अब बेस की बात कर रहे हो तो मैं कैसे गिनाऊँ बेस? पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि 500 ट्रांसफार्मर से शुरू कर रहा हूँ मैं। आज से 10 साल पहले आप बटला हाउस चौक की हालत देख लो, जो भी यहाँ के लोग हैं 10 साल पीछे जाएं, 10 साल पीछे जाएं और सोचें कि जब लाइट कटती थी तो 2-2 दिन लाइट गायब हुआ करती थी। रात को 12 बजे 1 बजे रोज़ कहाँ बैठते थे? बटला हाउस चौक पे, जेई को ढूंढते थे कि जेई को फ़ोन लगा रहे, जेई को ढूंढ कहाँ है। ये 500 ट्रांसफार्मर जो है ना, ये बटला हाउस, जाकिर नगर, ओखला विधानसभा का जो पॉपुलेशन है ना वो डबल से ट्रिपल बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद आप देखो बिजली कहीं कट रही है क्या? कहीं ऐसा देखा आपने शट डाउन ले लिया किसी ने कि 24 घंटे के लिए बिजली नहीं आई? मैं शाहीन बाग में रहता था, शाहीन बाग में जब बरसात होती लाइट ही नहीं आई, बरसात बूंदे पड़ी लाइट गायब। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा हेल्थ सिस्टम।
आप हेल्थ सिस्टम को देख लो। केजरीवाल ने, जो अमानत भाई जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी की सरकार ने विश्व में, और अगर भारत की आप बात करते हो तो भारत के आज़ादी के बाद एक पहली पार्टी है जिसको हम क्रांतिकारी पार्टी बोल सकते हैं। भारत की राजनीति में एक क्रांति लाने वाला केजरीवाल ने क्या किया कि जब वो सत्ता में आता है ना, वो सत्ता में आने के बाद बेसिक चीज़ों पे बात करता है, एजुकेशन पे बात करता है, हेल्थ सिस्टम पे बात करता है, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की बात करता है, महिलाओं का बस यात्रा फ्री करता है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देता है, पानी फ्री देता है। अब इससे बीजेपी को परेशानी। आप बटला हाउस में हॉस्पिटल कहाँ है? बटला हाउस में हॉस्पिटल, बटला हाउस देखो, बटला हाउस में हॉस्पिटल नहीं है। एक तो पहले ओखला में, पूरे ओखला में कहाँ हॉस्पिटल? भाई देखो मेरी बात सुनो, आप जो है ना जगह दे दो। अनऑथराइज्ड एरिया है, अनऑथराइज्ड एरिया के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए तो जो है ना लोगों से जगह मांगनी पड़ती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल का बना सरिता विहार के अंदर, वहाँ पर क्या है, जगह है। अब एमसीडी की लैंड है, डीडी की लैंड है, सर वो भी तो नहीं बना अभी तक। देखिए किस चीज़ का नहीं बना, हॉस्पिटल बन रहा, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता कहाँ है। चालू हुआ वो? हिंदुस्तान में हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, फंडिंग की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है। और जहाँ तक आपने बात बोला कि बीजेपी से आप डरा रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। मैंने सुना हमारी काउंसिलर साहिबा जो हैं, जो अभी कैंडिडेट है, उन्होंने बोला कि ये क्या बोलते हैं कि ये बीजेपी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान बीजेपी से डरा नहीं रहा है, ये फैक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा और हिंदुस्तान के आवाम को समझना पड़ेगा। जहां आपकी आबादी 60% हो अप्रॉक्सीमेट, वहां आप बीजेपी की बात करें कि हम बीजेपी से डरा, आप कर क्या रहे हो? कांग्रेस की वजूद कहाँ है अभी दिल्ली में? आप देखो ना, कितने एमएलए हैं कांग्रेस के दिल्ली में? दिल्ली में कितने एमएलए हैं? एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। वो कांग्रेस यहाँ आके बात करती है और मैं तो उनका बाइट सुन रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। बाहरी की बात किया जा रहा है। जिस संविधान ने एक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के आप किसी भी शहर के रहने वाले लोग हैं, अगर किसी जगह जाकर अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाते, आप वहाँ के बासिंदा है, वो ऐसा नहीं है कि आप एनआरआई आ गए हो। हमारे सिटिंग एमएलए को बोला जा रहा है कि वो बाहरी है। आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोली ना, अरीबा साहिबा हमारी जो है काउंसिलर साहिबा हैं, उन्होंने बोला इसे कि ये बाहरी हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहीं पैदा हुए, यहीं इसी की गलियों में खेले, यहाँ के लोगों के गोदों में खेले पले और बड़े हुए। ये उनका स्टेटमेंट शायद मैं आपके चैनल पे या कहीं सुन रहा था। मैं आपसे और ओखला के आवाम से बोलना चाहता हूँ कि ये मुद्दा कैसा है, विचार ओखला के आवाम को करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एमएलए 2 बार से 2 टर्म से वो एमएलए है और उस एमएलए के बारे में ये बोला जा रहा है बाहरी है, कल होके बोला जाएगा कि वो बिहारी है, कल होके बोला जाएगा वो राजस्थानी है, कल होके बोला जाएगा वो गढ़वाली है। तो ये सोच समझ के वोट दें। और केवल यहाँ से अगर कांग्रेस जीत भी जाती है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, आपने कांग्रेस को जिता दिया, जिस तरह आपके स्टेटमेंट दे रहे हो, आप अचीव क्या कर लोगे? आपकी सरकार तो बनने नहीं जा रही है। और ओखला का हिस्ट्री रहा है, जो भी दिल्ली में सरकार रही है वहाँ ओखला का एमएलए यहाँ कर रहा है, क्योंकि तभी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के लिए वही बात सोचनी है। यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आप देख लो ना किस मुद्दे पे बात किया जा रहा है, देख रहे हो आप। देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है एक चुनी हुई सरकार को, जो फुल मेजॉरिटी अप्रॉक्सीमेट 60 उसके एमएलए है, उसको बोलता है कि दिल्ली में आपदा की सरकार है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। ये कांग्रेस परेशान नहीं है, वो बीजेपी भी परेशान है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। केजरीवाल ने इतना काम किया कि कोई विकल्प नहीं है इनके पास। इनके पास गाली गलौज पार्टी की बात कर रहे हो, भारतीय गाली गलौज पार्टी की बात कर रहे हो ना आप जानते हो भारत के धरती को धरती माता बोला जाता है, यही बोला जाता है ना। जिस धरती पे हम खड़े हैं उस धरती को धरती माता बोला जाता है। इसी धरती पे और इसी देश का एक मुख्यमंत्री, इस राज्य की मुख्यमंत्री जो है एक महिला है, उस महिला को खुलेआम गाली दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये सनातन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ये अपने सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, फैसला आवाम को लेना पड़ेगा। क्योंकि फैसला ये अगर हमने एक सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो ये तानाशाह के हाथ में चला जाएगा। और तानाशाही इस चरम सीमा पे है कि लोग को दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है ना। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे थे आप, कौम मिल्लत की बात करते हैं ना, वो आप करते हैं ना कौम मिल्लत की बात। अमानतुल्लाह खान क्या है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है? ये किस तरह की पोलराइजेशन कर रहे हो आप? शफीकुर रहमान साहब के साथ हमारा सबसे हमदर्दी है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन तुमने किसको कमजोर करने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया? माना कि उनको 500 वोट मिलेगा, 1000 वोट मिलेगा, 1000 वोट किसका नुकसान हो रहा है? अमानतुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए किया ना आपने। आप किसकी? अमानतुल्लाह तक कौम की आवाज़ है ना भाई। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग अमानतुल्लाह को जानते हैं। इनफैक्ट गल्फ में भी अमानतुल्लाह की बात होती है। अमानतुल्लाह एक आवाज़ है, कौम की आवाज़। इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो तो आप बैकेंड से सपोर्ट किसको कर रहे हो भाई?
भारतीय गाली गलौज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो ना आप? किसको लाना चाहते हो? सर सबका अधिकार है, यहाँ तो सबका अधिकार है, कोई पार्टी लड़ सकती है। देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं वो क्यों उतार रहे हैं, ये क्यों उतार रहे हैं? ये तो बिल्कुल जी। मैं ये बात इसलिए बोला, जहाँ तक अधिकार की बात बोलते हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान में भरोसा करते हैं और सबका संवैधानिक अधिकार है। जो 22 साल 25 साल का है वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई इस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि मैं आई एम द पर्सन, वो बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कि मैं कौम की आवाज़ हूँ, मैं कौम मिल्लत की बात करता हूँ। मैं आपसे पूछता चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब कि क्या अमानतुल्लाह खान कौम की आवाज़ नहीं है? क्या अमानतुल्लाह खान दिल्ली दंगों में नहीं लड़ा? मैं अमानतुल्लाह खान के साथ था उस दिन रात को एलजी हाउस पे। मैंने देखा उस दिन परेशानी अमानतुल्लाह की, किस तरह परेशान था, एलजी से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है। जहां आपके पूरा महकमा बड़ा हुआ, पूरे आपकी ताकत, पूरा प्रशासन खड़ा है, वहां लड़ रहा है। जिस तरह से वहां जमुना पार से फोन है, कभी जाफराबाद से फोन आ रहा है, कभी कहीं से फोन आ रहा है, अमानतुल्लाह उसको टैकल कर रहा है। किसके लिए लड़ रहा था अमानतुल्लाह खान? और अमानतुल्लाह खान पे जो ये चार्जशीट की बात कर रहे हैं, कुछ हमारे कैंडिडेट हैं जो अभी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप है अमानतुल्लाह पे। किस चीज़ का भ्रष्टाचार का आरोप है? अमानतुल्लाह ने क्या किया मालूम है? मैं उस भ्रष्टाचार को हाईलाइट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अमानतुल्लाह पे भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा जो जमुना पार, जो जाफराबाद, उधर जो दंगे हुए और जिन लोगों के घरों को फूंक दिया गया, जिनको मार दिया गया, अमानतुल्लाह खान ने पब्लिक फंडिंग करके उनका सपोर्ट किया, आप वोट से उनका सपोर्ट किया, उस पर भ्रष्टाचार का केस लगाए। इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है? आप इस कदर गिर जाओगे कि आप एक अपने सीट के लिए, अपने राजनीतिक वफाक के लिए आप एक आवाज को दबा दोगे और बात करते हो कि मैं कौम मिल्लत की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं MIM से हूँ। ये बताइए, आप भारतीय गाली गलौज पार्टी क्यों कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी तो कह सकते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी किस तरह का है मैं गिनाऊँ आपको? रमेश दिदोड़ी का नाम सुना है आपने? अनुराग ठाकुर का नाम सुना है आपने? कपिल मिश्रा का नाम सुना है आपने? ये सारे लोग देश के गद्दारों को डैश 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 किसको बोला गया। और मैं रमेश दिदोड़ी का नाम इसलिए लिया कि ये बड़ी परेशानी का सबब है। हमारे देश का एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे देश का मंदिर है, बोला जाता है कि भारत के संविधान का मंदिर है हमारा संसद, और उस संसद में, उस संसद के पटल पर इस व्यक्ति ने भारत के एक चुने हुए MP को ऐसे शब्दों से नवाजा जो एक खास समुदाय से आता है। दानिश को जानते हो आप लोग, किस तरह के गालियां दिया गई, हमारे पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है। तो ये भारतीय गाली गलौज पार्टी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, ये भारतीय गाली गलौज पार्टी है। इनका स्तर इस लेवल पे आ गया। आज जो है बोल दिया गया है, टीवी पे भी हमने देखा कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको स्टार प्रचारक बना गया है दिल्ली के लिए। वो आ रहे हैं दिल्ली, भैया इधर वीडियो इधर बना, वो आ रहे हैं दिल्ली प्रचार करने के लिए BJP के लिए। उसको कैसे देखते हैं आप? वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आपने उनका नाम लिया ना, जो हमारे ही जैसे हैं, ठीक है, जिस आदमी की आप बात कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ, एक शायर कहता है कि ये हवा की झोंके कहाँ चली इन आग की लपटों को लेकर। दिल्ली वालों के लिए बोल रहा हूँ कि ये हवा की झोंके कहाँ चली इन आग की लपटों को लेकर, मेरा गांव बच सके तो मेरा झोपड़ा जला देना। शहर की हालत ये हो जाएगी कि ये आग लगा देंगे, आप देख लेना। और मैं यही बात का, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का ये जो राज्य है ना दिल्ली, ये पूरा हिंदुस्तान बसता है यहाँ, और यहाँ हिंदुस्तान का क्रीम रहता है, एजुकेटेड लोग रहते हैं। और इस राज्य में ओखला में पढ़े लिखे लोगों को बोला जाता है कि ओखला एक शिक्षित एरिया है, यहाँ बहुत शिक्षा के लोग रहते हैं, यहाँ जामिया है, एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अगर अपने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया, मैं डरा किसी को नहीं रहा हूँ। और मेरा इंटेंशन एकदम डराना नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि हम सब शिक्षित हैं। हम अपने दिमाग का, अल्लाह तबारक व तआला ने इसरफुल मखलूक़ात बनाया, अपने मखलूक़ से सबसे प्यारा मखलूक इंसान को बनाया, ट्रांसफार्मर दिया। इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना है। ये कांग्रेस में आएंगे, अगर वो आ रहा है तो शुरू हो जाएगा, देख लेना। अगर कोई ओखला में आके, ओखला जड़ सटा हुआ है वहाँ से, ठीक है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग है। योगी आदित्यनाथ एक राज्य का मुख्यमंत्री की तरफ थोड़ी है वो। आप देख रहे हो विद इन पुलिस कस्टडी लोगों को गोली मार दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को मारा गया ना भाई, दैट इज पॉलिटिकल मर्डर। आप देखो वो अतीक अहमद और उनके भाई को देख लो, उनको मारा गया। शहाबुद्दीन साहब को मारा गया, दैट वाज आल्सो पॉलिटिकल मर्डर। मैं आपको बोल रहा हूँ करंट में आजम खान तो जेल में है, और अभी जियाउर रहमान बर्क की कहानी देखो,
संभल में क्या हुआ, इससे सीखना है। अगर हम नहीं सीखते हैं ना तो हम अपने कयादी को गंवा देंगे, हम अपने आवाज़ को गंवा देंगे। कहीं ना कहीं डर रहे हैं बीजेपी से? मैं बीजेपी से डर नहीं रहा हूँ, मैं बीजेपी से इसलिए डर रहा हूँ कि बीजेपी आने वाली नस्लों को गूंगा बहरा बनाना चाहती है और हमारे संविधान में बदलाव कर मनुवाद लाना चाहती है। और मनुवाद भारत के इतिहास के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के ट्रेडिशन और परंपरा के लिए खतरे का अंदेशा, इससे बचना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मुस्लिम्स, मैं बोला क्रॉस इंडियन जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं उनको डरना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व, और हिंदुत्व हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। वैसे क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और यहाँ से अमानतुल्लाह को हराने के लिए खड़ा करा गया है शिफाउर रहमान को? मेरे को, अब मैं ये बात को मैं नहीं बोलूँगा कि उनको हराने के लिए या नहीं हराने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारे वोट को बांटने की एक साजिश है। और ये आवाम पे छोड़ दो, ये जनता पे छोड़ दो कि ये जनता फैसला करे कि क्या ओवैसी के जो पार्टी से जो लड़ रहे हैं हमारे भाई साहब, हमारी पूरी सिंपैथी है। हमने बोला क्या उनके एक सीट निकल जाने से खुदा न खास्ता क्या दिल्ली में सरकार बन जाएगी, क्या कोई तब्दीली आ जाएगी? और जिस सिंपैथी की बात उनसे किया जा रहा है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अमानतुल्लाह ने अपनी बेटी का एजुकेशन छोड़ा दिया, पढ़ाई छोड़ा दिया, स्कूल जाना बंद करा दिया, अपने बच्चों को बंद करा दिया। अमानतुल्लाह की बीबी पे केस है भाई, कौन सोच रहा है? जब आपका आवाज उठाने वाले को दबा दिया जा रहा है तो उनकी आवाज क्या चलेगी? नहीं चलेगी। जब सत्ता में जो बैठा है, जिसकी राज्य की सरकार है, उसका नहीं चल रहा है, केजरीवाल को लोग गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री जो एक महिला मुख्यमंत्री है उसको लोग गाली बक रहे हैं, तो ये किस तरह के मानसिकता के लोग हैं? ये कांग्रेस के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, ये MIM के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ये सोचने का वक्त ये है कि हमारा कयादी कैसा होना चाहिए, और ओखला लड़ाका आदमी चाहिए। ओखला में हमेशा पुलिस प्रशासन XYZ, हमारे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ है, जिसकी वजह से हमेशा हम पे लालछन लगाया जाता है। तो यहाँ लड़ने वाला आदमी होना चाहिए, और अमानतुल्लाह के अंदर वो सलाहियत है, उसने प्रूव किया अपने आप को। 32, 33, 40 मुकदमे लदे हुए हैं उस पर, उसके कोई जाति नहीं है। कुछ लोग और खड़े में, आपसे दोबारा आएंगे। खतीब साहब कुछ बोलना चाहेंगे जो आम जनता है यहाँ पर? सर मैं बोलना चाहूँगा, हाँ सर ये जो इन्हें पार्टी को लाया जा रहा है, ये बीजेपी ये और कांग्रेस की पार्टी है और भी जितनी पार्टी है जो भी ला रहे हैं सब बीजेपी की ही ताकत है। उन्हें पता है आम आदमी को हराओ और दिल्ली में अपनी सरकार बनाओ, यही तरीका है और यही इनका एजेंडा है। असदुद्दीन ओवैसी हो कोई भी, ये पुरानी दिल्ली में क्यों अपना जाल फैला रहे? जितने पुराने कैंडिडेट हुए क्यों ये अपनी नापाक नज़रें डाल रहे? ये चक्कर ही है इनका कि पुरानी दिल्ली पे कब्जा कर लो और बाकी जितने मुसलमान कैंडिडेट हैं उन्हें सरकार उन्हें ले गाओ और आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर दो। ये इनका चक्कर है। आम आदमी की आवाज़ देखिए, आप बोल रहे हैं ये जनता है, ये अमानतुल्लाह खान जो है, अमानतुल्लाह खान ने बहुत मेहनत करी है, वो लॉकडाउन में भी बहुत मेहनत करी है, गरीबों के साथ भी बहुत है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, लेकिन मैं बिजनौर से हूँ, लेकिन मेरा वोट भी नहीं है, लेकिन मैं 5 साल से यहाँ हूँ। जानते हैं अमानतुल्लाह खान को मैं बहुत अच्छी तरह से, उनकी मेहनत जो है वो बहुत सच्चे दिल आदमी है और इंशाअल्लाह ताला आपके और भी ज़्यादा वोट जीतेंगे। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं बाहर से हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, मुझे वो कोई नहीं है। अमानतुल्लाह को हर आदमी सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। और ये जो और आ रहे हैं सब, देखिए मैं यही कहूँगा कि वी हैव नो अदर चॉइस, सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह को ही जिताना है। उसमें हम ये देख सकते हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे और उसमें कितने पूरे हो चुके हैं, उसका रेशियो देख लीजिए। बाकी बीजेपी जो वादे करती है उनके कितने पूरे हुए आप देख सकते हैं। केजरीवाल ने बिजली का वादा किया था, आज तक चल रहा है वो, 10 साल उन्होंने पूरा किया। पानी का वादा किया था, पूरा किया। बसेस का, लेडीज़ का था, वो भी चल रहा है। जो वादे किए आप मोस्टली आप देखोगे पूरे, कुछ है जो नहीं पूरे हुए होंगे क्योंकि वक्त लगता है उसमें, लेकिन मेजॉरिटी उनके पूरे हो चुके हैं। और बीजेपी जो जब इलेक्शन लड़ती है, जो वादे करती है उन स्टेट्स में, वो कितने पूरे हुए वो आप नेट पे डाल के कहीं भी आप देख के सर्च कर सकते हो, तो रिजल्ट बिल्कुल सामने आ जाएगा आपके कि आम आदमी पार्टी को ही जिताना है। दैट्स ऑल। ओखला के काम से आप संतुष्ट हैं? ओखला के काम हुए हैं, कुछ रह भी गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हम उनको 10 of 10 देंगे। हाँ, कुछ रह गए, वो उसके लिए उनको वक्त मिलेगा, तो उनको चांस देंगे। 100% तो कोई भी नहीं होगा। तुर भाई, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपको तो हम लोग बहुत बेसिकली देख रहे हैं, काफ़ी CA/NRC में भी जामिया की हर रिपोर्टिंग को आपने बढ़ चढ़ करके दिखाया। और जिस समय हमारे कुछ मित्र जामिया से ही थे जो गिरफ्तार हो गए थे उस समय में, तो मात्र एक शख्स यहाँ पे अमानतुल्लाह खान साहब ही थे जिन्होंने आकर के क़यादत संभाली थी और हम लोगों का भरपूर साथ दिया था। देखिए, मैं राजनीतिक संयंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही राजनीतिक विश्लेषण, सब पार्टी का अपना अलग अलग होता है,
लेकिन हमारे ओखला के लिए, यहाँ के आवाम के लिए ही इज़ द बेस्ट लीडर, ही कैन लीड एंड सपोर्ट इन एवरी सिचुएशन। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी से नहीं, मैं गया से बिलोंग करता हूँ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ हूँ मैं, और जामिया से मैंने पढ़ाई किया है, स्नातक मैंने किया है जामिया से। और अमानतुल्लाह खान साहब के काम से हम लोग भली भांति परिचित हैं, और जहाँ पर भी हम लोग डार्कनेस फील किया वो हमेशा आकर के रोशनी देने का काम किया है उन्होंने। MIM पार्टी के शिफाउर रहमान जामिया के प्रेसिडेंट रहे थे। बिल्कुल रहे थे। देखिए, मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं बोल सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक विश्लेषण है, सभी लोग का भारत पे अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ओखला की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अमानत खान साहब यहाँ पे के लिए बेहतर हैं, वो अच्छा यहाँ पे ये करते हैं। धन्यवाद। आप यहीं रहते हैं? आप? जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या बताओ बेटा, बताओ। मैं असल में ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बट यहाँ की जो स्कूलिंग है बहुत बेटर है बिहार के अकॉर्डिंग। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या लगा आपको? डिफरेंट लगा ये कि इन्वायरमेंट में, मतलब स्कूलिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई है। बिहार में जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, और वहाँ के टीचर पढ़ाते नहीं हैं। और ये टाइम पे आते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो टाइम पे आते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, और फिर सारी हम लोग को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे भी ध्यान दिए जाते हैं। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उस पर भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स, और उस जिसके लिए हम लोग को फंड किए जाते हैं, सपोर्ट किए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी बेस्ट फॉर। एजुकेशन सिस्टम में अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा है। अदर स्कूलिंग से, अगर अदर गवर्नमेंट स्कूलिंग से मैं कंपेयर करूँ तो जी। थैंक यू। इधर मत बनाओ यार, तुम देख के बनाओ। चलिए, हमारी वीडियो लास्ट में फाइनल करना चाहेंगे इधर से। क्या वीडियो दिखा रहे थे आप हमें? क्या जी वीडियो थी? मशकूर भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे लोग बोलते हैं कि अमानत साहब ने NRC में CA में काम नहीं करा, अमानत साहब ने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई। मैं आपको वीडियो दूंगा, ये शेयर करूंगा। क्या है वीडियो? ये अमानत साहब ने CA NRC के लिए आवाज़ उठाई, हाउस के अंदर कौमी मिल्लत के लिए आवाज़ उठाई। अमानत साहब ग्राउंड पे रहे, 500 इंजर्ड बच्चों को अपोलो लेकर गए, मेडिकल कराया, घर छोड़ कर आए, हर लिहाज से मदद करा। दिल्ली में दंगा होता है, अमानत साहब ने लोगों की मदद करी, दुकानें बनवाई। ये बातें करी आपने अभी बताई, बाकी आम जनता और भी ये लोग क्या कहना चाह नहीं, आप नौजवान वोटर हैं, क्या अभी कुछ कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? मैं यही कह रहा था 5 साल एक बार और केजरीवाल, बस इतना ही कह रहा था मैं। बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई जिंदाबाद, अमानत भाई बेस्ट। अच्छा, बच्चे के पास है अमानतुल्लाह खान? अमानत हर बच्चे के पास अमानत जैसा लीडर ही नहीं है। बाकी सब चोर हैं, कोई काम नहीं करता, बातें करवा लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं आता। काम के नाम पे सब वोट मांग लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करता। अमानत ऐसा आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसके लिए खड़ा हुआ है आदमी। और इस इलाके के अंदर अगर थोड़ा बहुत परेशानियां, दिक्कत हुई है, जो काम नहीं हो पाया है, उसके लिए उसका कारण है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जेल गया है, परेशानी हुई है, दिक्कतें हुई हैं बहुत। लेकिन उनके सामने काफ़ी मजबूत लीडर खड़े हो गए आपकी बात। मजबूत क्या करेंगे? पहले 5000 पर निमट गए थे, अब 6000 पर निमट जाएंगे, हो सकता है 4 भी रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमानत जैसा लीडर ही नहीं है भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और लोग भी है कोई कुछ